तो बायोडायवर्सिटी के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। कुछ डिटेल मेरे बारे में पता ही है आपको, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी ध्यान ही रहेगा, इसलिए पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग। अब एक कोरल ब्लीचिंग क्या होती है समझते हैं। तो देखो, कोरल पॉलिप्स होते हैं समंदर में, कोरल पॉलिप्स, और वो जू जेंथले के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जब समंदर के पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरल पॉलिप्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो क्या करते हैं कि वो जू जेंथले को लात मार के भगा देते हैं। इसी फिनोमिना को कोरल ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है। होपफुली आपको सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गए और आंसर भी पता चल गया। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग दिस फिनोमिना इज हैपनिंग इन सी। A main cause of coral bleaching is global warming, warming of the ocean, and that puts stress on the coral as they can't survive high temperature. More likely to bleach. Coral bleaching happen because the special relation between coral and tiny algae, जिसको जू जेंथले बोलते हैं, वो ब्रेक डाउन, वो टूट जाता है। These algae live inside the coral and provide them food और energy. लगभग 90% फूड जो है, जो फोटोसिंथेसिस करके टाइनी एल्गी जिनका नाम है जू जेंथले बनाती है, वो यूटिलाइज करता है कौन? कोरल पॉलिप्स। भाई कोरल क्या ऑफर करता है उनको? प्रोटेक्टिव हैबिटेट्स, है ना। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशन में दोनों रहते हैं। व्हेन कोरल गेट्स स्ट्रेस दे किक आउट द एल्गी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। दिस इज बिकॉज स्ट्रेस्ड एल्गी कैन हार्म कोरल सेल्स बाय प्रोड्यूसिंग समथिंग कॉल्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। कोरल क्या है? मेड अप ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, जिनको कोरल पॉलिप्स बोलते हैं, जो साथ में रहते हैं कॉलोनीज की तरह। दे थ्राइव इन वार्म शैलो वाटर दैट आर फ्री फ्रॉम मड्स। और एक कॉलोनी माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स फॉर्म व्हाट वी सी एज अ कोरल रीफ इन द ओशियन। कोरल्स हैव देयर वाइब्रेंट कलर, किसकी वजह से? टाइनी एल्गी की वजह से, जिसको जू जेंथले के नाम से हम जानते हैं ना। म्यूचुअली बेनिफिटेड पार्टनरशिप में रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन में। जू जेंथले प्रोड्यूस करता है न्यूट्रिएंट्स, जिसका 90% हिस्सा जाता है किसके पास? कोरल पॉलिप्स के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन नेशनल पार्क। देखो, टोटल 6 मरीन नेशनल पार्क है हमारे यहाँ पे, और उसमें से गल्फ ऑफ मन्नार वन ऑफ देम। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन पार्क इज वन ऑफ द 6 मरीन नेशनल पार्क इन इंडिया, जो कि तमिलनाडु में है। तो बताइए आपको। इट इज composed of 21 small island or adjacent coral reefs, and it is home to rich diversity of marine life including sea horses, sea cucumbers, पर्ल ऑयस्टर, डॉल्फिन और टंजोंग्स। ये सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। द अदर ऑप्शन आर नॉट मरीन नेशनल पार्क, पता ही आपको, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मोर देन 30% ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर नेशनल पार्क। देखो, जो भूटान है ना, उसके पास लगभग 50% एरिया नेशनल पार्क के अंडर में। वहीं पे इसराइल की बात करें तो लगभग 25%, और आइलैंड गेबॉन दोनों के पास 20% आई थिंक है लगभग, है ना। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? भूटान। ठीक है, तो सारा कुछ बता ही दिया। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो कितना है? केवल 1.35% एरिया, जो पूरे जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है जो नेशनल पार्क के अंडर में है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेगा डाइवर्स कंट्री। तो देखो, देयर आर टोटल 17 मेगा डाइवर्स कंट्री 1998 में डिक्लेयर हुआ था, है ना। और उसमें से इंडिया भी ऑब्वियस एक है। क्या कंडीशन है कि 5000 कम से कम एटलीस्ट 5000 एंडेमिक स्पीसीज वहां पे मिलनी चाहिए, और समंदर के साथ वो बॉर्डर शेयर करता हो। ठीक है, मतलब मरीन इकोसिस्टम भी वहां पे होना चाहिए। इन चारों में दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है ऑस्ट्रेलिया। दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्री इन दी वर्ल्ड। मेगा डाइवर्स कंट्री कौन होती है? जो हार्बर करती है मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीसीज एंड हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। सम ऑफ द ऑस्ट्रेलिया मोस्ट आइकॉनिक एंडेमिक स्पीसीज क्या क्या है? कंगारू, कोला, प्लेटिपस, इकिडना, ऑस्ट्रेलिया में एक्सेट्रा। ऑस्ट्रेलिया मेगावर्स स्टेटस जो है वो क्यों है? ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग लार्ज साइज, इट्स आइसोलेशन फ्रॉम द अदर कंटिनेंट एंड इट्स डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट्स। ऑस्ट्रेलिया जो है होम है रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड और एवरीथिंग इन बिटवीन का। दिस डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स प्रोवाइड अ होम फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। मेगा डाइवर्स कंट्री की बात किया जाए तो दोज कंट्री विच होस्ट द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीसीज एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। मैंने बता दिया 17 सच कंट्री को रिकॉग्नाइज किया था किसने? कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 1998 में। और मेगा डाइवर्स कंट्री डाइवर्स इज द प्रेजेंस ऑफ एंडेमिक एट द स्पीसीज, जेनरा एंड फैमिली लेवल। मैंने बताया कि कम से कम 5000 स्पीसीज एंडेमिक प्लांट्स होने चाहिए और मस्ट बॉर्डर मरीन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है
क्वेश्चन कि द लार्जेस्ट बोटोनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड इज, वो करेक्ट जवाब है कीव, है ना, इंग्लैंड में है। यहाँ ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट बायोलॉजिकल बोटोनिकल गार्डन है। ठीक है, 300 एकड़ में फैला हुआ है। बाकी अगर बात करें जो ऑप्शन में गिवन था, हमारे यहाँ इंडिया में जो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटोनिकल गार्डन हावड़ा में, वो लगभग 109 हेक्टेयर में है। टोक्यो बोटोनिकल गार्डन 161 में, याद नहीं होगा तो रहने दो, केवल इंडिया का याद रखो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ अ स्पीसीज, कोई स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाता है ना, तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्रॉड नीज, लार्ज बॉडी साइज, नैरो नीज, या फिर लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो देखो करेक्ट जवाब है इसका ब्रॉड नीज। ऐसा क्यों, समझो, अगर कोई स्पीसीज ऐसा है जिसका ब्रॉड नीज है, मतलब कि वो जियोग्राफिकल एरिया ज्यादा है जिसमें वो सरवाइव कर सकता है, राइट, तो ये एक क्या नहीं है, रीजन नहीं है एक्सटेंशन ऑफ ए स्पीसीज का। ठीक है, करेक्ट जवाब हो जाएगा ब्रॉड नीज। चलो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि यूज टू डिस्क्राइब द रेंज एंड रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन जो एक स्पीसीज कैन एक्सप्लॉइट। A species with a broad niche is able to survive in a variety of habitats and can use a variety of resources. इसलिए it make them more resilient to change in their environment and less likely to go extinct. नेक्स्ट है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। देखो, डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन, या फिर डाइवर्स काइंड ऑफ एनिमल, डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगाई, ये सारा कुछ। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखो क्या है, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू वाइड अरे ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड ऑन अर्थ, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, और स्पीसीज रिचनेस, कुछ की टर्मिनोलॉजी भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर स्पीसीज रिचनेस की बात करें तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज विद इन अ गिवन एरिया। फॉर इंस्टेंट कोलंबिया और केन्या की बात करें तो वहां पे लगभग 1000 ब्रीडिंग बर्ड्स स्पीसीज पाई जाती है। वहीं पे ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ अमेरिका की बात किया जाए तो वहां पे केवल 200, है ना, उससे भी कम स्पीसीज मिलती हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स अ कोरल रीफ ऑफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया माइट होस्ट एज मेनी, कितना, 500 फिश स्पीसीज, वेयर एज जापान का रॉकी शोर लाइन में हाउस ओनली 100। ठीक है, तो ये क्या बताता है, स्पीसीज रिचनेस बताता है। सम ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स प्लेस ऑन अर्थ कौन कौन सा है, यहाँ पे लिस्ट है, आप आराम से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे पार्क सेंचुरी है और यहाँ पे स्टेट है, कौन से स्टेट में है। दरिचम, अभी देखा हमने, द चिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, तो इसका 4 हो जाएगा, एक का 4, पहले ही ऑप्शन में है, खत्म, है ना, आंसर आ गया। लेकिन वैसे भी आपको सारी चीजें रिवाइज कर लिया है ऑलरेडी, तो देख लेते हैं वन बाय वन। कलाइदो कहाँ पे है, राजस्थान में है। कान्हा कहाँ, मध्य प्रदेश में, किधर है, 1 पे है। पेरियार कहाँ पे है, केरला में है, तो ये 3 पे हो गया। 4, 2, 1, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सारा कुछ पता है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहा आपके सामने। इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व ऑन, ठीक है, तो ये है 29 जुलाई। अगर आपका 29 जुलाई को बर्थडे आता है तो उसको आप कैसे मनाओ, सेलिब्रेट करो टाइगर डे से, ऐसे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड, है ना, क्लोज वन के का किसी का हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। टाइगर डे क्या है, उसको टाइगर बोलना स्टार्ट करो, है ना। एनुअल सेलिब्रेशन टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन हेल्ड एनुअली ऑन 29 जुलाई। बस ये काम की चीज है, इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। तो चिल्का लेक भी है, कलाइदेव भी, ये भी है, बुलर लेक भी है, लोकल, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स है, ठीक है, इंडिया की। तो इसलिए चारों को रामसर साइट की तरह हमने क्या डिजिग्नेट किया है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव। सबका पता है आपको लोकेशन, चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में है, कलाइदेव राजस्थान में है, उलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, और लोकटक कहाँ पे है, मणिपुर में, राइट। तो साथ साथ हम रिवाइज भी करते चलेंगे, सच दैट 3-4 बार रिपीट करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, वही सारी चीजें दिया है जो मैंने आपको बताया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहा आपके सामने। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, क्या बोला, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है चारों में से, टेम्परेट का, ट्रॉपिकल सवन्ना, या फिर टेम्परेट। तो देखो, ट्रॉपिकल मॉइस्ट को ही रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो वार्मथ होता है, मतलब टेम्परेचर हाई होता है, और साथ में रेन भी होता है थ्रू आउट द ईयर, और ये दोनों आइडियल कंडीशन है ग्रोथ के लिए। दैट्स वाई द ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट हैज ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ओके, जब एक चीज है पता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, ठीक है, अभी हमने देखा एक मन्नार वाला देखा, गल्फ ऑफ मन्नार, दूसरा है कच्छ में। कहाँ पे लोकेटेड है, कच्छ में, ठीक है। तो देखो एक्सप्लेनेशन की, मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड कहाँ पे, इन कच्छ, इन दी देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट।
इट वाज डिक्लेयर अ मरीन सेंचुरी कब 1980 में, और 82 में क्या हुआ, अ कोर एरिया ऑफ 110 किलोमीटर स्क्वायर वाज डिक्लेयर अ मरीन नेशनल पार्क अंडर द प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम में वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड साइक्लिंग के लिए बिल्कुल, रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, बिल्कुल। ये देखो यूपीएससी में आई थिंक क्वेश्चन आ चुका है अभी रिसेंटली 23 या 24 में, है ना, कि वेटलैंड जो है वो कैसे काम करते हैं, और रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों काम करता है कौन, वेटलैंड्स, किसी भी इकोसिस्टम में। करेक्ट जवाब हो गया ए बी सी, तीनों के तीनों, ध्यान में रहेगा आपके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार गेम सेंचुरी इज फेमस फॉर, जो पेरियार गेम सेंचुरी है वो किसके लिए फेमस है ना। तो अगर आप इसको जानो कहाँ पे ये है केरला में। केरला में लायन, स्पॉटेड डियर या फिर टाइगर नहीं मिलते उतना, कौन मिलता है, वाइल्ड एलिफेंट मिलते हैं। दैट्स व्हाई करेक्ट जवाब होगा वाइल्ड एलिफेंट। तो sanctuary is home to large population of Asian elephants, sometimes forming herds of up to 50 members. Elephant can seen near the Periyar Lake, which is an artificial reservoir created by Mulla Periyar Dam. Sanctuary जो है located है Cardamom Hills और Pandalam Hills of the Western Ghat में. Along the border with Tamil Nadu, the sanctuary also offer boat safari, elephant rides, trekking opportunity for visitors who want to see the wildlife closely. येलो स्टोन नेशनल पार्क बात किया जाए, क्या येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो करेक्ट जवाब है अमेरिका में स्थित है ये, ठीक है। अमेरिका में, बस इतना ध्यान रखते रहो, बहुत है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि दिस डज नॉट कंसर्न और इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट इन इंडिया। अब ये देखो, ये सेम क्वेश्चन आई थिंक यूपीएससी में भी पूछा था 23 या 24 में, ठीक है, 2023 या 24 में। लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट इन इंडिया कौन सा वाला है, तो करेक्ट जवाब है ये है कर्नाटका में, और उसका नाम है नागार्जुन श्री साइलम टाइगर रिजर्व। और ये ऐसे ही 4 टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया था ऑप्शन में, तो उसमें से करेक्ट जवाब कौन सा था, नागार्जुना श्री साइलम टाइगर रिजर्व, जो कि माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश में है। ऊपर मैंने गलती से कर्नाटका जल्दबाजी में बोल दिया, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। बस इतने ही क्वेश्चन थे इस लेक्चर में। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, वेरी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, नोट्स के रिगार्डिंग वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, यूपीएससी विद्यामित्र करके चैनल का नाम है ना, वहाँ पे। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसा कि लास्ट में 2 पंक्तियाँ रहती है, तो आज के लिए है कि इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द यूजुअल, यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी। तो कहते हैं ना कि अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो तो ऑर्डिनरी से ही गुजारा करना पड़ेगा आपको। इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रा लगाना है अपने ऑर्डिनरी में, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो ज़रूरी है कि रिस्क लो आप, ठीक है। बिना रिस्क के कुछ भी नहीं मिलने वाला, ऑर्डिनरी ही रह जाओगे अगर आप रिस्क नहीं लेते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। रिस्क लेते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।